रोशनी का कारवां। इस कार्यक्रम के प्रस्तुत करता है टेक महिंद्रा फाउंडेशन और स्कोर फाउंडेशन। ये है रोशनी, रोशनी, रोशनी का कारवां। रोशनी जो करती है अंधेरे को दूर, रोशनी जो लाती है दिल में नूर, रोशनी जो दिखाती है रास्ता। आई वे, ये है रोशनी का कारवां। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अरशद इकबाल, आपका स्वागत करता हूं आई वे यह रोशनी का कारवां में। देखते ही देखते आप तक आ गया है हमारा 5वां शो। हमें उम्मीद है कि आप हमारे शोज को रेगुलरली सुन रहे होंगे और ये आपको पसंद भी आ रहे होंगे। विविध भारती और FM रेनबो के अलावा आई वे रेडियो शोज हमारे वेबसाइट पे या फिर आई वे यूट्यूब चैनल पे भी सुने जा सकते हैं। दोस्तों, आप सबसे तो बातचीत हो गई, लेकिन आज की हमारी जो मेहमान हैं उनसे पहले आपको इंट्रोड्यूस कराता हूं। उनका नाम है हसीना हुसैन। हसीना आजकल एक स्टेनोग्राफर का काम करती हैं बैंगलोर में, और हमारी टीम की मेंबर निकिता ने हसीना से टेलीफोन पे बातचीत की। तो आइए सुनते हैं उन दोनों की बातचीत का कुछ हिस्सा। नमस्कार, इस वक्त हम हसीना हुसैन के साथ हैं। वेलकम हसीना। नमस्ते। हसीना, सबसे पहले हमें ये बताएं कि आप कहाँ से हैं और क्या करती हैं? बेसिकली आई एम फ्रॉम कन्याकुमारी और अभी तो मैं काम करती हूँ, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम करती हूँ स्टेनोग्राफर के तौर पे। आपने इससे पहले क्या पढ़ाई की है? मैं बीकॉम कर रही थी, बीकॉम देन आई हैव डन टाइपराइटिंग और डिप्लोमा इन कंप्यूटर्स भी मैंने कंप्लीट किया था जी। एंड आई वाज मच इंटरेस्टेड टुवर्ड्स फैशन डिजाइनिंग और दैट वाज माय ड्रीम एक्चुअली कि फैशन डिजाइनर बनूं। तो फिर आपने फैशन डिजाइनिंग को क्यों चूज नहीं किया? I mean, क्या दिक्कत हुई? मैं एक एसिड अटैक सर्वाइवर हूँ। हादसे में मैंने मेरी दोनों आंखें खो दी हैं, तो मैं टोटली ब्लाइंड हूँ, जिसके कारण से मैं फैशन डिजाइनिंग की कोर्स में कर नहीं सकी। उस समय जब ये हादसा आपके साथ हुआ, तब आपके साथ कौन था? I mean, आपकी हिम्मत, आपका हौसला किसने बढ़ाया और कौन आपके साथ चला? हादसे के बाद तो मेरे पेरेंट्स ही मेरी हिम्मत बने, मेरी बहन, क्योंकि मेरी हालत इतनी नाजुक थी और इतना मेरे को बर्न्स हुआ था कि कोई भी सपोर्ट करने के लिए भी नहीं आते थे, मॉरल सपोर्ट भी नहीं। कई लोगों ने तो बोला कि ये जिंदा रह के भी क्या फायदा है, इसको मार क्यों नहीं डाला अस्पताल में ही। तो और मेरे इर्द गिर्द लोग थे, सब नेगेटिव ही बात करते थे, लाइक इसका जिंदा रहना तो वेस्ट है करके। बट मेरे मम्मी पापा और मेरी बहन ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, हर मुश्किल में उन्होंने साथ दिया मेरा। लगभग कितना टाइम लगा आपका इलाज होने में? 7 साल तक मेरे सर्जरीज चलते रहे, पूरे प्लास्टिक सर्जरीज और आई सर्जरीज। ऐसा वक्त आया कि बहुत सर्जरीज के बाद भी मैं ठीक नहीं हो सकती, मुझे पता चला है मैं जो पहले थी वैसे नहीं हो सकती हूँ। तो आई थॉट कि इसके बाद मुझे आगे सर्जरीज नहीं करना करके स्टॉप इट। ये मोटिवेशन, ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली कि आपको अब लाइफ में कुछ करना है और जो हो गया है उसे भूल के कुछ करना है? एक्चुअली मैं बेंगलुरु सिटी में रहती हूँ, बट मुझे नहीं पता था कि ऐसे एक विजुअली इम्पेयर्ड भी कंप्यूटर यूज कर सकते, चला सकते हैं। जॉस करके एक सॉफ्टवेयर है, वो मुझे 5 साल के बाद ही मुझे पता चला। पता लगाने में बहुत वक्त लगा, बस मेरे घर में जो सिस्टम था उसमें अचानक से मैंने ही गलती से दबा दिया, जिससे वो नरेटर ऑन हो गया था। बहुत ही लाइक मिरेकल लगा। मैं सोची अरे कंप्यूटर कैसे बोल रहा है करके। उसके बाद मैंने दोस्तों से पूछा कि कंप्यूटर भी बोलता है क्या करके। फिर इनेबल इंडिया के बारे में मुझे पता चला, जो बैंगलोर में है, तो वहाँ जाके मैंने कोर्स ज्वाइन किया कंप्यूटर का। तो कंप्यूटर प्लस उसमें मोबिलिटी और बहुत सारी ट्रेनिंग उन्होंने दिया जी। और उसके बाद मैंने गवर्नमेंट का एग्जाम, डिपार्टमेंटल एग्जाम लिखा जी, स्टेनोग्राफर का। तो उसमें पास हुई। उसके बाद नौकरी भी ज्वाइन किया मैंने। बहुत मेरे को लंबा रास्ता जाना पड़ता था मेरे स्कूल से मेरे घर तक। आप फिलहाल एक सरकारी नौकरी कर रही हैं, तो हमें ये बताएं कि आपने ये नौकरी का रास्ता कैसे तय किया और कैसे यहाँ तक आप पहुँचे? मैं विजुअली इम्पेयर्ड कैटेगरी में मैंने अप्लाई किया था। उसी कोटा में मेरे को ये जॉब मिल रहा है।
बट मैंने एग्जाम तो नॉन डिसेबल के लोगों के साथ ही लिखा है। तो हसीना हुसैन अपने खाली टाइम में क्या करती हैं? जब वो फ्री होती हैं उनका टाइम कैसे स्पेंड होता है? बुक्स पढ़ती हूँ और उसके अलावा मैं सोशल वर्कर भी हूँ और अभी जो एसिड सर्वाइवर्स हैं उनके साथ मैं काम कर रही हूँ ऑर्गेनाइजेशन के साथ। और ये जो साइकोलॉजी बुक्स पढ़ती हूँ और आगे जाके साइकोलॉजी में ही कोर्स करना चाहती हूँ। आगे की जिंदगी की तरफ जब आप देखती हैं तो क्या आपने सोचा है कि आपके साथ कोई ऐसा हो जो समवन स्पेशल, जो आपका बेटर हाफ बेसिकली? तो इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगी? मैंने तो कभी नहीं सोचा है, इट्स लेफ्ट टू अल्लाह, वो चाहेंगे तो ये बताएं कि आप क्या सोचती हैं कि एक दृष्टिहीन महिला की जिंदगी बाकी और किसी महिला जैसी ही है या फिर उसकी जिंदगी बहुत अलग है? वो महिला सब कुछ कर सकती है जो नॉन डिसेबल औरतें करती है, जैसे घर का काम हो, किचन हो या फैमिली को मेंटेन करना, इंडिपेंडेंट हो सकती है। दुनिया बहुत बड़ी है, बस ढूंढने की जरूरत है कि क्या कब कहाँ मिलता है। तो महिलाओं से ही जुड़ा एक आखिरी सवाल है मेरे पास आपके लिए हसीना, वो ये है कि आपको क्या लगता है कि अभी तक की जो स्ट्रगल है, जो लाइफ है, उससे आपने क्या सीख ली है? अभी तो समाज ही ऐसे है कि नॉन डिसेबल वुमेन या किसी के लिए भी सेफ्टी नहीं है सोचते हैं। पहले तो हमें अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाना है, वो सोचना है, ये नहीं कि दूसरे लोग क्या बोलते हैं। तो हसीना, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और धन्यवाद। धन्यवाद। किसी की जिंदगी पूरी तरह से बदल जाती है और समाज उसकी तरफ देखना तक बंद कर देता है। हसीना की तरह ही कई एसिड अटैक सर्वाइवर्स हैं जिन्होंने वापसी की है और आज बाकी लोगों की तरह ही अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं पूरे हिम्मत और हौसले के साथ। मैं प्रॉपर दिल्ली से ही हूँ और मैं 23 इयर्स की हूँ। मेरे साथ जो ट्रेजेडी हुई है वो खान मार्केट में ही हुई है 2005 में। मेरी स्टडी रुक गई थी, फिर उसके बाद 2009 से मैंने अपनी स्टडीज स्टार्ट करी, मतलब सब कुछ किया। उसके बाद मेरे घर की सिचुएशन बहुत खराब हो गई। मैंने जॉब के लिए तो बहुत सरवाइव किया। मेरे घर में अर्निंग मेंबर कोई भी नहीं था, मैं ही थी। स्टॉप एसिड अटैक जो कैंपेन है, मैं उनके साथ काम करती हूँ, आलोक दीक्षित के साथ। फ्रेंड्स के लिए लड़ती हूँ और आगे मैं और लड़ूंगी और जितना हो सकेगा मैं लड़ती जाऊंगी। 8 साल लगातार बहुत सरवाइव किया। मैं आलोक दीक्षित, मैं कैंपेनर हूँ स्टॉप एसिड अटैक्स कैंपेन के साथ कैंपेन करता हूँ, क्योंकि मैं बहुत समय से देख रहा था कि वायलेंस अगेंस्ट वुमेन की बहुत सारी बात हो रही थी। अभी दामिनी रेप केस के बाद उस पर बहुत सारी बात हुई, मगर मैं एक एसिड अटैक विक्टिम को बहुत शुरुआत से जानता था, मेरे शहर की थी, और उस विक्टिम के जरिए ये जाना कि एसिड अटैक्स पे अब तक किसी ने कुछ नहीं किया है। किसी पर तेजाब डाल दीजिए या किसी को चाकू मार दीजिए, एक ही जैसा कानून था और अलग अलग धाराओं में ये रजिस्टर होता था। मुश्किल ये भी था कि जान नहीं पाते थे कितने केसेस हुए हैं। अब 326A है और 326B है जिसपे एसिड अटैक्स के केसेस रजिस्टर होते हैं और जिस मिनिमम जो है 10 साल की सजा है। मगर रिहेबिलिटेशन को लेकर के ना तो सरकार को पता है कि कितना खर्चा होता है और ना ही इस पर कोई रिसर्च हुआ है अब तक। तो रिहेबिलिटेशन वाला पार्ट पूरा अभी कम्प्लीटली छूटा हुआ है। बहुत सारी प्रैक्टिकल दिक्कतें ये भी थी कि सर्वाइवर्स सामने नहीं आते हैं, कई बार सोशल स्टिग्मा है सबके पीछे। हमारा जो कैंपेन है उसका पर्पस ये भी है कि सर्वाइवर्स से बात की जाए, उन्हें एक परिवार दिया जाए, उन्हें एक लोकल फैमिली दी जाए, ताकि उनके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप हो, सामने आए, बात करें। और लकीली आज बहुत सारे सर्वाइवर्स सामने आके बात कर रहे हैं। आगे भी जाने न तू, पीछे भी जाने न तू, जो भी है बस यही एक पल है। आगे भी जाने न तू, अनजाने सायों का राहों में डेरा है, अनदेखी बाहों ने हम सबको घेरा है। ये पल उजाला है बाकी अंधेरा है, ये पल गंवाना
दिल्ली, हैदराबाद और बेंगलोर के शारीरिक रूप से निःशक्त जनों के लिए एक खुशखबरी। टेक महिंद्रा फाउंडेशन का स्मार्ट प्लस सेंटर लाया है मुफ्त में ट्रेनिंग और नौकरी का सुनहरा अवसर। विस्तृत जानकारी के लिए संपर्क करें आईवे हेल्प डेस्क से 011-460-70380 पर। ये निकिता पास में खड़ी खड़ी ना मुझे बार बार इशारे कर रही है कि अब मेरी बारी है, अब मेरी बारी आई है। आज इसको ना बहुत कुछ बताना है। आओ निकिता, प्लीज कम। थैंक यू अर्शद जी। सबसे पहली खबर है दिल्ली से। हाल ही में हुई एक प्रदर्शनी, ये थी एक फोटोग्राफी एग्जीबिशन जो हुई इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में। सबसे खास बात ये रही, जो फोटोज यहाँ पे प्रदर्शित की गयी वो दृष्टिहीन फोटोग्राफर्स ने ली थी और इसी को ध्यान में रख के इस एग्जीबिशन का नाम रखा गया विजन अनसीन। ये एग्जीबिशन 29 सितंबर तक जारी रही और आगे आने वाले समय में ये फोटोज बनेंगी दिल्ली फोटो फेस्टिवल का हिस्सा। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है 101st टॉकिंग ATM समंतरापुर में, जो कि भुवनेश्वर के आउटस्कर्ट्स में स्थित है। यूनियन बैंक के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर श्री डी सरकार ने इसका इनॉग्रेशन किया। आगे जाकर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने प्लान किया है कि मार्च 2014 तक 1000 टॉकिंग ATMs लॉन्च किए जाएं दृष्टिहीन जनता के लिए। है ना बढ़िया बात। देखना न भूलिए नजर या नजरिया, हर शनिवार सुबह 9:30 बजे सिर्फ DD नेशनल पे। दोस्तों 28 सितंबर को नजरिया नजरिया का सेकंड शो आया, जो कि बेस था साइंस और मैथ्स एजुकेशन पर। जस्ट इन केस आपने हमारे शोज मिस कर दिए हैं तो आप उन्हें फिर से देख सकते हैं आईवे यूट्यूब चैनल पे। तो अब हम चलते हैं अपने कॉन्टेस्ट सेक्शन की तरफ। एपिसोड 3 में हमने आपसे पूछा था, भारत सरकार ने NHFDC यानी नेशनल हैंडीकैप्ड फाइनेंस डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का निर्माण किया है। इस संस्था का काम क्या है? और सही ऑप्शन है ऑप्शन ए। ये संस्था दृष्टिहीन या अन्य विकलांग जनों को स्वरोजगार के लिए वित्तीय सहायता देती है। और दोस्तों आपको ये जानकर और भी ज्यादा खुशी होगी कि ये संस्था छात्रों को स्कॉलरशिप्स भी प्रोवाइड करती है। 2013-14 के लिए NHFDC एक स्कॉलरशिप दे रही है, जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं साल में कभी भी। एपिसोड 3 के सवाल का सही जवाब देकर विनर हुए हैं पटना के भास्कर कुमार। भास्कर जी, मेनी कांग्रेचुलेशंस। तो देवियों और सज्जनों, अब नोट कीजिए हमारा आज का सवाल। सरकारी नौकरी में विकलांग लोगों के लिए 3% आरक्षण है। अगर दृष्टिहीन व्यक्ति की बात करें तो उसके लिए सरकारी नौकरी में कितने प्रतिशत आरक्षण है? आपके ऑप्शंस हैं A 2%, B 5% या C 1%। अपना जवाब आप हम तक पहुंचा सकते हैं SMS या ईमेल के जरिए। अपने जवाब के साथ एपिसोड नंबर, आपका नाम और पता लिखना ना भूलें। SMS के लिए हमारा नंबर है 9968329329 9968329329 और हमारा ईमेल आईडी है radio@iway.org radio@eyeaway.org। हाय 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 हाय, ये रात जा रही है और जाते जाते कह रही है कि फिर कल सवेरा तेरे साथ होगा। मैं तो जा रहा हूँ, लेकिन उम्मीदों का ये कारवां हमेशा रोशन रहे, आपकी जिंदगी में चलता रहे आपके साथ। नमस्कार। ये है रोशनी का कारवां। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे टेक महिंद्रा फाउंडेशन और स्कोर फाउंडेशन। ये है रोशनी का कारवां। रोशनी ये है रोशनी का